गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का आज जो टॉपिक चलने वाला है वो 1930 से 47 के बीच का टॉपिक है। उन्नीस सौ 30 से 1947 ये हमारा आज का टॉपिक है। और 1930 से 47 के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनमें से एक है कि इधर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया है। दूसरा 1935 का एक्ट आया है। फिर 1937 का निर्वाचन हुआ है, माने इलेक्शन। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आया है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में और उसके परिणाम के बारे में या उसके दौर की राजनीति के बारे में हम आगे करेंगे। तो हम इसके बारे में पहले स्पष्ट कर लें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माने सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन माने एक ऐसा आंदोलन जो अवज्ञा करेगा। तो हम इस आंदोलन के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि यह आंदोलन कब हुआ, यह आंदोलन कब हुआ। फिर अगला है कि आंदोलन कहाँ हुआ, आंदोलन कौन किया, आंदोलन क्यों हुआ, आंदोलन के दौरान क्या हुआ, फिर इसका परिणाम क्या निकला। परिणाम क्या निकला। अब देखो कि आंदोलन का जो काल है वह है 1930 से 32 के बीच। 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी के बीच में सिविल डिसोबीडियंस माने सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसके 2 चरण हैं। इसके 2 चरण हैं। इसके 2 चरण हैं। उसके बाद फिर अगला है ये आंदोलन कहाँ हुआ, तो ये तो अखिल भारतीय है। अखिल भारतीय है। कुछ क्षेत्र और घटनाएं उल्लेखनीय होती हैं।
जो आप पीटी के ख्याल से जो उड़ान का नोट्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जैसे पेशावर में एक जगह है किस्सा कहानी बाजार, उसे किस्सा खानी के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन उसका मूल जो नाम है वो है किस्सा कहानी। लेकिन आदमी बोलते बोलते किसी का अपभ्रंश बना देता है, तो वैसे ही बात है किस्सा खानी। वैसे ही है महाराष्ट्र में सोलापुर का इलाका, जहाँ पर कि किसानों मजदूरों को बड़ा पैमाने का आंदोलन हुआ। हजारीबाग का इलाका है, वहाँ कुछ बड़ा इवेंट हुआ। लेकिन मोटे तौर पर, और एक तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया है वो है, धर्षणा का जो केंद्र है वो है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आप पर्टिकुलरली लिख लेंगे दांडी, दांडी, धर्षणा, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, बिहार, मध्य भारत, बंगाल, पेशावर, सोलापुर, ये कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं जिससे जुड़ी हुई एक एक घटना मैं आपको बता दूंगा। और उससे आप जब ये बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ, तो एक लाइन यदि आप कह देते हैं कि अखिल भारतीय हुआ, तो ये उसका ऐसा जवाब है जिस जवाब से एग्जामिनर संतुष्ट नहीं होगा। वो ये जरूर जानना चाहेगा कि अखिल भारतीय स्तर के आंदोलन में भी कुछ जगह ऐसे जरूर होंगे जो प्रोमिनेंट हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। तो आप ऐसी कुछ घटनाओं का नाम स्थलों के साथ बता देते हैं तो बात बन जाती है, और इसके ऊपर पीटी में भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर नेता कौन है, तो नेता कौन के अंतर्गत चल कर देखो कि भाई तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो सब शामिल होंगे। ऑल द लीडर्स ऑफ कांग्रेस। दूसरी बात है कि इसके अंतर्गत जो सबसे उल्लेखनीय नाम है उनमें से गांधी है। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सब तो हैं ही। कस्तूरबा, सैयद इमाम, सरोजनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, इधर वाले में आप मौलाना आजाद भी लिख लेंगे। फिर आप यदि वर्ग के स्तर पर देखेंगे, वर्ग माने कौन सा सामाजिक तबका इसमें शामिल हुआ है, तो आप ये देखोगे कि मुस्लिम भागीदारी घटी थी, घटी।
यानी असहयोग आंदोलन से जब आप कंपेयर करिएगा तो उसमें जितना ज़्यादा मुस्लिम पार्टिसिपेट किए थे उतना मुस्लिम इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, मुस्लिम भागीदारी घटी थी। उसके बाद दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा क्या है? मुस्लिम भागीदारी घटी थी, ये हुआ। फिर दूसरा मुद्दा क्या है कि मजदूरों की भागीदारी भी कुछ घटी थी, मजदूरों की भागीदारी भी घटी थी। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बहिष्कार किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बहिष्कार किया था किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। मुस्लिम भागीदारी क्यों घट रही है? क्योंकि इस दफा कोई खिलाफत का मुद्दा नहीं है, कोई खिलाफत कमेटी काम नहीं कर रही है, मुस्लिम लीग इसके विरुद्ध है, तो मुस्लिम भागीदारी घटी है। मैं बोलूं सर से कि कोई ग्रुप नेम पूछ के ग्रुप बना लो, सब उसमें ऐड हो जाओ। हाँ तो लिख लो, ये लिख लो, क्या कहते हैं, रजनीश राज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसे ही, ताकि क्लियर रहे कि हमारा पर्पस क्या है। उसी पर्पस के मुताबिक तुम बात कर सकते हो, तुम उसके मुताबिक बात कर सकते हो। मतलब क्लियरिटी रहेगी कि किस तरीके से बात कर। सर प्रीलिम से पहले वाला डिस्कशन अगले बार भी करवा दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ वो करवा दूंगा। अरे मैं तुमको ये बोलूं कि मैं यूट्यूब छोड़ के थोड़े जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब के ऊपर पहले से कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पहले से कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला हूँ। यूट्यूब के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, तो तुम अभी इस विषय की ओर मत सोचा करो कि मैं कहीं जा रहा हूँ। मुझे पहले टॉपिक ख़त्म कराने दो, मैं लास्ट में आप लोगों से 2 मिनट 3 मिनट बात कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसकी भागीदारी कम हुई, ये बात स्पष्ट है। तब अगला मुद्दा है कि पहली बार भारतीय पूंजीपति पूरे तौर पर आंदोलन के साथ आए, आंदोलन के साथ आए, या बड़े पैमाने पर आंदोलन के साथ आए, इसे कह दो, बड़े पैमाने पर आंदोलन के साथ आए। और कुछ लोग जो पहले से आ रहे हैं, जैसे अब देखो मध्य वर्ग, कृषक, युवा, महिला, इनकी भागीदारी बनी रही और पहले की तुलना में ज्यादा हुई, इनकी भागीदारी बनी रही और पहले की तुलना में ज्यादा भागीदारी हो गई। तो ये सीधी सीधी बात है कि इस आंदोलन में कौन शामिल है, इसका उत्तर आपको मिल गया। तो देखो भाई,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ? इसका उत्तर है कहां हुआ, इसका उत्तर है कौन किया, इसका उत्तर है कौन में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि नेता कौन है, कौन के अंतर्गत कौन कौन सामाजिक वर्ग ने इसमें भागीदारी किया, ये भी है। तब है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ, क्यों की बात करके देखें। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण एक है गांधी की 11 सूत्री मांग को नकार देना, गांधी की 11 सूत्री मांग को नकार देना। दूसरा, स्वराज देने से इनकार, से इनकार। तीसरा, अगले संवैधानिक सुधार का समय आ गया था, आ गया था। यह हुआ तात्कालिक कारण। फिर है आधारभूत कारण, आधारभूत कारण, आधारभूत कारण आधारभूत कारण आधारभूत कारण में क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट का आधार बढ़ चुका था, आकांक्षा बढ़ गई थी, अतः पूर्ण स्वराज की मांग और अवज्ञात्मक आंदोलन अवश्यंभावी था, अवश्यंभावी था। अवज्ञात्मक आंदोलन अवश्यंभावी था। सत्याग्रह की योजना में अवज्ञा अंतर्निहित थी। सत्याग्रह की योजना में अवज्ञा अंतर्निहित थी। अब अगला मुद्दा कि इस आंदोलन में क्या हुआ। पहले मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर लिख देता हूं और फिर मैं समझा दूंगा। क्या हुआ?
तो मांग पूर्ण स्वराज, कार्यक्रम असहयोग जारी, रचनात्मक कार्य जारी, रचनात्मक कार्य जारी, रचनात्मक कार्य जारी, रचनात्मक कार्य जारी, सॉरी। इसके बाद अवज्ञा की शुरुआत, अवज्ञा की शुरुआत, अवज्ञा की शुरुआत। अब ये जो मैं बताया था कि कौन से जगह पर कौन सी घटना घटी है, उसी घटना को जब यहां बताऊंगा तो अवज्ञा के सारे उदाहरण स्पष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको समझना है कि अवज्ञा कार्यक्रम का नया हिस्सा है। एक्सप्लेन करूंगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद तब परिणाम क्या हुआ? परिणाम एक है व्यापक जन समर्थन, दूसरा गांधी इरविन पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट और सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस, सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद दमन चक्र, एवं आंदोलन की वापसी। आंदोलन की वापसी, 1935 का एक्ट कम प्रभावित हुआ, गांधी की दिशा बदली, दिशा बदली। गांधी की दिशा बदली मोटे तौर पर आंदोलन ज्यादा कामयाब नहीं था, कामयाब
नहीं था, पर पर्याप्त रूप से लोकप्रिय था, पर्याप्त रूप से लोकप्रिय था, इसलिए इसके इसकी ऊर्जा आगे काम आई, आगे काम आ गई, इसकी ऊर्जा आगे काम आ गई। कुल मिलाकर देखो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम तक की भी कहानी इतने ही बिंदुओं के माध्यम से आ जाएगी। भाग्यश्री पांडे, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अब आप लोगों को 2 राउंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाऊंगा। पहला राउंड ये होगा कि मैं जितना लिखाया हूं उसको लेकर एक कहानी सुना देता हूं, एक कहानी सुन लीजिए और तब फिर मैं जितने पॉइंट लिखवाया हूं उन बिंदुओं को लेकर रिवाइज करा दूंगा। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाने वाले तमाम सवालों का जवाब लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तुम सारे बच्चों को मैं एक बात बताता हूं कि जो तुम लोगों का ये है ना, क्या कहते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप जो तुम बनाओगे, उस ग्रुप के ऊपर मैं तुम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स भी भेज दूंगा। जो मेरा अपना बनाया हुआ नोट्स है वो नोट्स भी तुम लोग को मिल जाएगा उसके ऊपर। तो मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री की जिम्मेदारी मैं इस तरीके से लेता हूँ कि यदि तुम वो आ जाते हो एक ग्रुप के अंदर, तो उस ग्रुप के अंदर मैं तुम लोगों को क्लास रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में किसी तरीके से दे पाऊँगा, और वो मैं मैनेज करूँगा कि मैं कैसे दूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं नोट्स भी अपनी ओर से तुमको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा दूँगा। कम से कम गुस्सा मत रहना यार, नाराज़ मत होना, दुखी मत होना। तो मतलब पहले वर्ल्ड हिस्ट्री होने दो, फिर देखेंगे। हिंदी में ही दूंगा सुलेखा जी। तो अभी आगे बढ़ने दीजिए, पहले आगे बढ़ने दीजिए। बेटा मैं ग्रुप नहीं बना सकता हूँ, मेरा ग्रुप बनाने में मैं ना तो मैं इसमें सहज हूँ, ना तो मुझे इसमें कोई निपुणता है। आप ग्रुप बना लो, उस ग्रुप में सारे लोग जुड़ जाओ। आप ग्रुप बना लो, सारे लोग उसमें जुड़ जाओ, तो उसके अंदर मैं आपसे बात कर लूँगा। लेकिन मैं नहीं बना पाऊँगा बेटा ग्रुप। तो इसलिए बेटा मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे इनिशिएटिव को मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। अब जाके देखो कि अब बेटा मुझे कहानी सुना दे, थोड़ा सा मुझे कहानी सुनाने दो। अब कहानी कुल मिलाकर यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है एक ऐसा आंदोलन जिसमें कि गांधी जी ने, कांग्रेस ने और उनके साथ आने वाले कार्यकर्ताओं और देश की जनता ने अहिंसात्मक तरीके से
कानून का उल्लंघन करने का कार्यक्रम अपनाया। अवज्ञा मने कानून का उल्लंघन, सविनय मने अहिंसात्मक उल्लंघन। इस तरीके के कार्यक्रमों से भरा हुआ आंदोलन को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 से 32 ईस्वी के बीच में ये आंदोलन 2 चरणों में चले। 2 चरणों में इसलिए चले क्योंकि पहले दौर में आंदोलन जब कामयाब हुआ तो सरकार ने आंदोलनकारियों से समझौता करके उनसे बातचीत का प्रयास किया, और बातचीत के दौर में सरकार की रणनीति बदल गई और आंदोलन के प्रति सरकार नकारात्मक हो गई। तो ऐसे में गांधी को, कांग्रेस को दूसरे दौर का आंदोलन शुरू करना पड़ा। 1930 से 32 के बीच में यह आंदोलन 2 बार चला, यानी 2 दौर में चला। अब हम ये देखें कि यह आंदोलन क्यों हुआ था, आंदोलन क्या डिमांड लेकर आया था, और इसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसका यदि एक कारण खोजोगे तो पहला पॉइंट यह होता है कि राष्ट्रवादियों को स्वराज, और वो भी पूर्ण स्वराज चाहिए था। कोई भी आंदोलन तुम जब करते हो तो एक पर्पस होता है, तो पर्पस क्या है, स्वराज चाहिए, और वो भी अब क्या कहा गया है, आधा अधूरा नहीं, पूरा स्वराज चाहिए। हालांकि राष्ट्रवादियों के व्यवहार को देखने से ऐसा लगता है कि यदि पूर्ण स्वराज के बजाय सरकार उस समय इनको स्वराज दे देगी तो सरकार के स्वराज देने के बाद ये आंदोलन वापस कर लेते, और हो सकता है कि फिर 2, 4, 5 साल 10 साल बाद पूर्ण स्वराज के लिए कोई अगला आंदोलन करते। लेकिन मोटे तौर पर देखो तो इनका उद्देश्य क्या है, तो स्वराज की प्राप्ति करना, और वो भी घोषणा कर दिए ये लोग कि हमको तो पूरा स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब अगला मुद्दा है कि पूर्ण स्वराज की मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के सामने ये आवेदन देंगे और सरकार कहेगी कि यस 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 यू डिजर्व स्वराज एंड पूर्ण स्वराज, सो we were waiting for your demand and now fortunately you have come up with your demand, so please take it। ऐसा तो होगा नहीं। सरकार इनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किए जाने के बाद में पूर्ण स्वराज इनको सहर्ष तो दे नहीं देगी, तो फिर ये उसी की मांग की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। और दबाव के तहत उन्होंने क्या कहा, दबाव के तहत कहा कि भैया पूर्ण स्वराज यदि नहीं दोगे तो सामान्य आंदोलन जो हम धरना प्रदर्शन करते हैं वो तो करेंगे ही, और सहयोग आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम थे, अदालत का बहिष्कार, विद्यालय का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी विचारधाराओं और संस्कृतियों का बहिष्कार, वो सब तो असहयोग आंदोलन में भी चला था और इस बार भी चल रहा है और चलेगा ही। इसके अलावा तमाम जो रचनात्मक कार्यक्रम चलते थे, चाहे अछूतोद्धार का कार्यक्रम हो, चाहे वो महिला उत्थान का कार्यक्रम हो, चाहे वो चरखा का कार्यक्रम हो, चाहे वो सफाई का कार्यक्रम हो, चाहे वो शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्यक्रम हो, चाहे वो लोगों के अदालती झगड़ों का समाधान देसी अदालतों के माध्यम से दिलाने का प्रयास हो, ये सब रचनात्मक कार्यक्रम है वो चल ही रहे थे। तो नई कौन सी बात शुरू हो गई, तो नई बात यह हो गई कि इन्होंने कहा कि अब हम सरकार के कानून को नहीं मानेंगे। सरकार के कानून को नहीं मानेंगे का मतलब यह है कि यदि कोई कानून हमारी दृष्टि में गलत है और सरकार कहती है कि नहीं ये कानून आपके ऊपर हम थोपेंगे ही और आपको मानना ही पड़ेगा, तो हम उस कानून का उल्लंघन करेंगे। और ये नहीं कि गए और चोरी चोरी चुपके चुपके उल्लंघन कर दिया, डंके के चोट पे उल्लंघन करेंगे, जुलूस निकाल के उल्लंघन करेंगे,
हजारों लाखों की संख्या में उल्लंघन करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखो तो इसके अंतर्गत सरकार को यह कह दिया कि अब हम तुमको कानून निर्माता होने के नाते, संप्रभु होने के नाते सर पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। यानी आंदोलन अब आक्रामक हो गया। स्वाभाविक है कि ऐसे आंदोलनों के दमन का भी प्रयास ज्यादा आक्रामक होगा। ऐसे में डर यह होता है कि जनता डर सकती है, लेकिन जनता डरी नहीं। असहयोग आंदोलन की तुलना में ज्यादा जन भागीदारी हो गई। जब कानून का उल्लंघन हो रहा है तो गिरफ्तारियां भी ज्यादा होंगी। आप देखोगे कि असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद गांधी की गिरफ्तारी हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होते ही गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी। और गांधी ही नहीं बल्कि अन्य तमाम बड़े नेता भी धीरे धीरे कोई न कोई रास्ते से अरेस्ट कर लिए गए थे। तो आंदोलन में ऊर्जा ज्यादा है तो दमन चक्र भी तेज है। लेकिन आंदोलन को जन समर्थन जब जारी तौर पर मिलता रहा तो इसी के दबाव में आकर सरकार ने इनसे समझौता किया। उस समझौते की कहानी हम बाद में करेंगे। अब अगला मुद्दा यह निकल कर आता है कि इस आंदोलन के अंदर यदि कांग्रेस उतरी है, गांधी उतरे हैं, अन्य नेता उतरे हैं, तो यह तो स्पष्ट होगा कि उद्देश्य क्या था। लेकिन तत्काल ऐसा क्या हो गया था कि आंदोलन की ओर उतर गए? तो हमने कहा कि कारण को दो भाग में बांट कर पढ़िए। एक है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण के तहत एक बात कही जाती कि गांधी जी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को अपनी ओर से 11 मांगों की एक सूची सौंपा था और इरविन ने उन मांगों को मानने से मना कर दिया था। तो इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया। गांधी की जो 11 सूत्री मांग है, आप कभी भी इंटरनेट पे जाएंगे, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में मिल जाएगा कि 11 सूत्री मांग क्या है। आप वहां से देख सकते हैं। सामान्य बातें हैं कि भाई भू राजस्व में कटौती होना चाहिए, नमक कर नहीं होना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, आयात कर में कटौती होनी चाहिए, रुपया का जो मूल्य है उसमें बढ़ा दिया गया था, रुपया के मूल्य को पाउंड की तुलना में, तो उसमें कमी होनी चाहिए। 1 शिलिंग 6 पेंस कर दिया गया था, उसको 1 शिलिंग 4 पेंस करने की बात हुई। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था तब जब मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा था। तो कुल मिलाकर देखो तो ऐसी कई मांगे थी जिसको हम 11 सूत्री मांग के तौर पे शामिल कर सकते हैं। और यदि इन मांगों को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने स्वीकार कर लिया होता तो हो सकता है कि तत्काल सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होता, कोई न कोई दूसरे तरीके से कोई और मुद्दे को लेकर आगे भी होता। लेकिन एक कारण तो यह है, एक दूसरा कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जब साइमन कमीशन की घोषणा हुई कि भारत आएगा एक कमीशन अगले संवैधानिक सुधार के ऊपर राय मशविरा करने, तो इसके जवाब में कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के अपने वार्षिक अधिवेशन में, जिसका आयोजन मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद अंसारी थे, उसके अंतर्गत नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विशेष प्रयास से, नेहरू माने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विशेष प्रयास से यह प्रस्ताव पास कर दिया कि कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज चाहती है। यानी कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ? तो मद्रास अधिवेशन में। यह ध्यान रखिएगा कि कोई एक नेता आके पूर्ण स्वराज की मांग कर दे, भले ही अध्यक्ष ये कह दे कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, इतने भर से हम ये नहीं तय कर सकते कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कर दिया। 1905 ईस्वी में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को स्वराज की मांग करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस उस समय प्रस्ताव पास नहीं कर सकी। तो कांग्रेस ने कब स्वराज की मांग किया? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहली बार कब किया? तो कहिएगा 1906 में, तब जबकि उसके अध्यक्ष थे गोपाल
कृष्ण गोखले की जगह पर दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले ने डिमांड किया था, निजी हैसियत में डिमांड किया था, वो भी तब जबकि वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी तो 1920 में बनी, किंतु उसके पहले भी सभा के अंदर कई सारे नेता होते हैं, उन सब के बीच में कोई प्रस्ताव रखा जाता है और वो फिर विमर्श करके मतदान करके डिसाइड करते हैं कि यह मांग हमें आगे ले जाना चाहिए कि नहीं। तो 1906 में यह तय हुआ कि हाँ भैया कांग्रेस की मांग होगी स्वराज। उसी तरीके से 1927 ईस्वी में यह मांग हुई पहली दफा कि कांग्रेस की मांग होगी पूर्ण स्वराज। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस करेगी ऐसा प्रस्ताव पास करवाने के दौरान नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस ने यह प्रयास किया कि गांधी को यह बात ना मालूम हो। गांधी के सहयोग से, गांधी की सहमति से ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। और इसके बाद गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि आप पूर्ण स्वराज की अपनी मांग संबंधी प्रस्ताव को वापस ले लीजिए। कई सारी बातें कहकर समझाया जवाहरलाल को। मोटे तौर पर गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को यह कहा था कि आप सरकार को यह अल्टीमेटम दे दीजिए कि सरकार 1 साल के अंदर हमको स्वराज दे, नहीं तो हम पूर्ण स्वराज की मांग के साथ में अवज्ञात्मक आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए अवज्ञात्मक आंदोलन कर देंगे, यानी कि सरकार ने यदि हमको 1 साल के अंदर स्वराज नहीं दिया तो हमारी मांग भी आगे बढ़ेगी और आंदोलन का तरीका भी ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। पहले मांग थी स्वराज की, अब मांग हो जाएगी पूर्ण स्वराज की, और पहले आंदोलन हुआ था असहयोगात्मक, अब आंदोलन हो जाएगा अवज्ञात्मक। इस आंदोलन की शुरुआत के पहले सरकार को एक अल्टीमेटम दे दीजिए आप। जवाहरलाल नेहरू को गांधी की यह योजना एक रणनीति की तरह नजर आई और उन्हें लगा कि जवाहरलाल से गांधी ज्यादा दूरदर्शी हैं। जवाहरलाल नेहरू गांधी की बात मानकर पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने जो किया था वो प्रस्ताव विड्रॉ कर लिया और कहा कि ठीक है, गांधी जी की राय के मुताबिक हमें अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि सरकार 1 साल के अंदर हमको स्वराज दे और नहीं तो हम पूर्ण स्वराज की मांग के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। 1 साल का समय जब बीत रहा था तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा शुरू हो गई कि क्या स्वराज सरकार देगी, नहीं देगी तो आंदोलन करेंगे। तो कैसा आंदोलन होगा, क्या कार्यक्रम होगा। आप समझिए कि 1 साल तक गांधी ने देश के लोगों के बीच स्वराज के मुद्दे को ऐसे विमर्श के अंदर उतार दिया कि लोगों को साल भर के अंदर अब स्वराज चाहिए और नहीं यदि देगी सरकार तो लोगों को यह लगेगा कि गांधी जी और कांग्रेस वाले लोगों ने यदि आंदोलन शुरू किया है तो इनकी गलती नहीं है, सरकार इनकी मांगों को स्वीकार नहीं करेगी, इनकी मांगों को इज्जत नहीं देगी, तो ये क्या करेंगे। इस क्रम में यह बात समझना भी जरूरी है कि आंदोलन यदि मुट्ठी भर सेलेक्ट कार्यकर्ताओं और लीडर्स के बीच में करना हो तब तो ऐसी रणनीति की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसा आंदोलन चलाना चाहते हैं जिसमें मास पार्टिसिपेशन हो, कॉमन मैन इसमें शामिल हो, वो जो थोड़ा डरता भी है, वो जिसके ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी है, वो जो कि इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है लेकिन आंदोलन में योगदान करना चाहता है, वैसे लोगों को आंदोलन में यदि आप उतारना चाहते हो तो उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि हम आंदोलन के लिए आपको इनवाइट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये शौक मूवमेंट है। मतलब गांधी जी कुल मिलाकर ये दिखाना चाह रहे थे लोगों को कि हम गांधी हैं, हम अन्ना हजारे नहीं हैं। अन्ना हजारे को तो ऐसा लगता था जैसे ने वजन बढ़ जाता था तो वो अनशन पर बैठ जाते थे वेट कम करने के लिए। उनका तो बेसिकली वेट लॉस प्रोग्राम जैसा चलता था।
शुरुआती दौर में जनता को लगा कर ये तो अन्ना नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। अब बाद में पता चला धत ये कुछ नहीं है, चंपू है। तो उसके बाद अन्ना हजारे को इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि उसके बाद वो आमरण अनशन तो छोड़िए, वो आसरण अनशन में चले गए। उसके बाद अन्ना हजारे का कोई अनशन सुना है आपने? गांधी लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। गांधी ऐसा आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे कि जिसमें सेलेक्ट फ्यू ऑफ द एक्टिविस्ट्स विल डू ऑल द थिंग्स इन द मूवमेंट। गांधी को यह मालूम था कि न सिर्फ हमको आंदोलन के सशक्त होने के लिए, आंदोलन को ऊर्जावान बनाने के लिए जन भागीदारी चाहिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए जन भागीदारी चाहिए, बल्कि हम जितने बड़े पैमाने पर जनता को अपने से जोड़ पाएंगे उतने बड़े पैमाने पर इंग्लिश इंडस्ट्री को नुकसान होगा और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इंडस्ट्री को बाजार मिलेगा। तो साम्राज्यवादी सरकार के ऊपर दबाव अतिरिक्त पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त गांधी को यह बात भी समझ में आती थी कि जितनी बड़ी जन भागीदारी होगी, किसान, मजदूर, दलित, जनजातीय समाज के लोग, महिला, उतने बड़े पैमाने पर आंदोलन में शामिल होंगे, राजनीति की मुख्य धारा में आएंगे और इसका नतीजा ये निकल कर आएगा कि बहुत सारे वो जो पिछड़े हुए तबका के लोग हैं उनका सशक्तिकरण शुरू होगा। भारतीय राजनीति अनिवार्यतया लोकतांत्रिक हो जाएगी। अन्यथा यदि अंग्रेजों की सत्ता खत्म हो जाए, खत्म हो जाने के बाद में हिंदुस्तान में ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट लोकतांत्रिक तरीके से बना लिया गया होता, तो क्या जरूरी है कि गवर्नमेंट कामयाब हो गई होती? गवर्नमेंट के कामयाब होने के लिए, गवर्नमेंट का मतलब लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के कामयाब होने के लिए कुछ महान नेताओं की प्रतिबद्धता, एक इंटेलिजेंट एंड प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट और कुछ इंस्टीट्यूशंस जो लोकतांत्रिक हों, इतना पर्याप्त नहीं होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र कई लोगों के अधिकार को छीनता है, चाहे राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे बड़े बड़े पूंजीपति हो, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, कई सारे जो जातिवादी हैं, कई सारे जो पुरुष प्रभुत्ववादी हैं, उनमें से बहुतों के अधिकार को छीनता है लोकतंत्र। तो ये विरोध करेंगे लोकतंत्र का। ऐसी स्थिति में कि जब प्रभुत्वशाली समूह के लोग लोकतंत्र का विरोध कर रहे होंगे तो लोकतंत्र को बदनाम किया जाएगा, लोकतंत्र के पक्षधरों के ऊपर हमले किए जाएंगे, उसकी संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, संविधान के पन्ने पर खचे उड़ा दिए जाएंगे। उस समय इस लोकतंत्र को कौन बचाएगा? तो जनता बचाएगी। यदि जनता यह कहे कि लोकतंत्र हमारे लिए जरूरी है, जनता ये कहे कि संविधान हमारे लिए जरूरी है, जनता ये कहे कि इसी रास्ते हमारे हितों की पूर्ति होगी, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी, अतः यदि कोई इस लोकतंत्र को खतरे में डाले, इस संविधान को खतरे में डाले, तो उसे हम अपना विरोधी मान लेंगे और उनके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे। तो डर के मारे वो लोग लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र से खिलवाड़ हो और जनता खेतों में, खलिहानों में, खाद्यान्नों में यदि खपी रहे तो लोकतंत्र की आयु सीमा जल्दी ही संपूर्ण हो जाएगी। और यदि लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश करे सत्ता, या कोशिश करे लोकतंत्र के विरोधी और उसके विरोध में जनता सड़कों पे खड़ी हो जाए, तो लोकतंत्र की आयु लंबी हो जाएगी। गांधी दूसरा वाला विकल्प चाहते थे और इस दूसरे वाले विकल्प को कामयाब बनाने के लिए वह राजनीति को जन आंदोलनकारी बनाना चाहते थे। तो जन आंदोलनकारी राजनीति गांधी ने इसीलिए शुरू किया था। और ऐसे आंदोलन को कामयाब यदि करना चाहते हैं तो आपको हमेशा यह सोच के चलना पड़ेगा कि स्पेशल टाइप के लोग जो बहुत उत्साहित रहते हैं कल्याण के लिए, योगदान के लिए, बलिदान के लिए,
वैसे लोगों की संख्या कम होती है, मात्र उनके बदौलत आप बड़ा आंदोलन नहीं चला सकते। मास को यदि आप आंदोलन बुलाना चाहते हो तो उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि हम आंदोलन मजबूरी में शुरू करते हैं, आंदोलन के सिवा जब कोई विकल्प नहीं बचता है तब आंदोलन शुरू करते हैं, तुम्हारे लिए आंदोलन शुरू करते हैं, और आंदोलन न करें तो अब बताओ क्या करें। सरकार ने हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा, तब जाकर हमने आप लोगों को कहा कि अब चलो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। तो जनता इस स्थिति में आने के कारण गांधी के द्वारा दिए गए कॉल को रेस्पेक्ट करती है, गांधी के द्वारा किए गए आह्वान का सम्मान करती है। एक दौर में ऐसी खबर आई थी कि अन्ना हजारे और ममता बनर्जी मैम, ये सब मिलके दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा आयोजित किए थे। मोबाइल पे आता था प्रचार, हेलो मैं अन्ना हजारे बोल रहा हूँ, मैं मिलूंगा आपसे रामलीला मैदान में। और रामलीला मैदान में 200 लोग आए। तो अन्ना हजारे रामलीला मैदान में जाने से मना करती है। ममता बनर्जी कहती कि नहीं नहीं, मेरा तो आयोजन ही नहीं था, यह आंदोलन करता श्री अन्ना हजारे का आंदोलन था। तो ममता जी ने कह दिया कि मेरा आयोजन नहीं था, और अन्ना जी ने कह दिया मेरा आयोजन नहीं था। 200 आदमी को बेचारे को लौट के जाना पड़ा, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि हाँ हजारों हजार लाखों लोग आएंगे। लेकिन जनता ने कुछ दिनों में यह समझ लिया था कि अन्ना जो है वह दूसरा गांधी नहीं है। हमने धोखे से समझ लिया था कि आंधी है, दूसरा गांधी है। ये न आंधी है न गांधी है, ये तो बस सिर्फ और सिर्फ मैं हूं आजाद, या फिल्म में गाई थी मैं आजाद हूं का अमिताभ बच्चन है। ये क्रिएटेड लीडर है, ये ओरिजिनल लीडर है ही नहीं। इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। उन सब लोगों ने मिलकर एक संकेत और एक प्रतीक क्रिएट किया था। अन्ना वो प्रतीक है, अन्ना वो व्यक्ति है ही नहीं। गांधी एक व्यक्ति थे, गांधी एक चिंतक थे, गांधी एक राजनेता थे, गांधी एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, गांधी एक पत्रकार थे, गांधी एक संत थे, गांधी एक सत्याग्रही थे, गांधी एक कार्यकर्ता भी थे, गांधी एक वकील भी थे, गांधी एक चिकित्सक भी थे, गांधी बहुत कुछ थे। 5000 साल की भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो निचोड़ होता है ना, उस निचोड़ का सबसे शानदार एक्सप्रेशन थे गांधी। तो इस वजह से आपको एक बात समझ में आएगी कि गांधी ने आंदोलन यदि किया था तो इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि वह हिंदुस्तान को न सिर्फ साम्राज्यवादी सत्ता से आजाद करना चाहते थे, बल्कि वह पिछड़ों को सशक्त करना चाहते थे और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे। और लोगों को यह बताना चाहते थे कि जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक दोष भी रहेगा, और दोष के निराकरण के लिए संघर्ष करने की जरूरत भी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि बुराई से लड़ना है तो लड़ने का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। हिंसा के रास्ते बुराई से लड़ने की पूरी ऐतिहासिक श्रृंखला मिल जाती है। गांधी कह रहे थे कि बुराई से लड़ने के लिए हमें अहिंसा का रास्ता चुनना चाहिए। ये मानव सभ्यता को गांधी की ओर से दिया गया बड़ा योगदान है। गांधी ने ये योगदान भारत को तो दिया ही, लेकिन भारत के रास्ते उन्होंने पूरी दुनिया को भी तो दिया। आज भी तुम्हारी सरकार है, राज्य में, केंद्र में सरकारें आती रहेंगी। तुम लोग जो ये नारा लगाते हो कि आएगा तो मोदी ही, ठीक है, मे भी कि मोदी आ जाए 24 में, लेकिन 29 में, मे भी कि 29 में मोदी जी आ जाए, 34 में। मोदी जी की आयु की सीमा है ना, आगे की राजनीति तो फिर होगी ना। मे भी कि 24 में ही ना आए, मे भी कि 29 में ही ना आए। आई डोंट केयर कि कब आएंगे नहीं आएंगे। व्हाट आई वांटेड टू टीच यू कि भैया जब तक सत्ता रहेगी बुराई रहेगी,
जब तक सभ्यता रहेगी बुराई रहेगी, जब तक बुराई रहेगी संघर्ष की जरूरत रहेगी। संघर्ष करोगे तो कैसे तरीके से? हिंसा के रास्ते से कि अहिंसा के रास्ते से? आज भी हमारे देश के सरकारों के अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। हम कहते हैं ठीक है, हिंसात्मक तरीके से विरोध करना है करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाथ में हथियार उठाओगे तो बात में दम नहीं माना जाएगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या आप सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने को गलत मानते हैं? मैं तो नहीं मानता। सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को सही मानते हैं? मैं तो नहीं मानता। आवाज उठाने को मैं कभी गलत नहीं मानता, हथियार उठाने को मैं कभी सही नहीं मानता, लेकिन हथियार उठाना सही नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट अपनी सुविधा के आधार पर मत दिया करो। सरकार हमारी तो हथियार उठाना गलत, और सरकार दूसरे की तो हथियार उठाना सही। तो यह वैचारिक समझ नहीं है, यह आइडियोलॉजिकल समझ नहीं है। यह तो हो गया कि भैया हम अपनी परिस्थितियों के मुताबिक बात करेंगे। इसी को कहते हैं इंटीग्रिटी की कमी है। फिर तो इंटीग्रिटी आप पढ़ते हो ना एथिक्स में, व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि मन, वचन और कर्म में एक रूपता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है चाहे परिस्थितियां कुछ हो, विचारों में एकता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि तुम यदि दांव पर चढ़े हुए हो तो मैं नैतिकता के नियम बोलूंगा, और मैं खुद दांव पे चढ़ जाऊं तो मेरी भाषा बदल जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि इंटीग्रिटी नहीं है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि दांव पे मेरा बेटा चढ़ा हो तो, और दांव पे किसी और का बेटा चढ़ा हो तो भी मेरी बात में यदि एक रूपता नजर आए तो इसका मतलब मेरे में इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब एथिक्स नहीं होता है। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी नहीं होती है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है यदि मैं ईमानदार हूं लेकिन परिस्थितियां बदलती है तो मेरी भाषा बदल जाती है, इसका मतलब मेरे अंदर इंटीग्रिटी नहीं। इंटीग्रेशन होना चाहिए मन में, वचन में, कर्म में, सभी परिस्थितियों में, सभी दशाओं में। यदि मेरे व्यवहार में समरूपता है तो मेरे अंदर इंटीग्रिटी है। समझ गए आप लोग? तो कुल मिलाकर कहानी क्या है बच्चों कि गांधी में वो इंटीग्रिटी थी। गांधी ने कहा कि अहिंसा सही है, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई होगी तो हिंसात्मक ही होगी। और वह एक ऐसा सौगात है गांधी का मानव सभ्यता को, जिसके लिए गांधी सदियों तक याद किए जाएंगे। अब बच्चों ये कहानी हमारी हो गई कि गांधी जी ने ये कहा था कि 1 साल के अंदर स्वराज दे दो, नहीं तो पूर्ण स्वराज की मांग के साथ में आंदोलन करूंगा। सरकार ने 1 साल में स्वराज दिया नहीं। पॉइंट जो मैं एक छोटा सा समझा रहा था वो ये कि गांधी जी ने आम आदमी के बीच में चर्चा में बात को उतार दिया कि सरकार स्वराज देगी कि नहीं देगी, देगी कि नहीं देगी। 1 साल तक चर्चा हुई और सरकार ने स्वराज नहीं दिया। जनता को लगा कि अब आंदोलन करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। आंदोलन शुरू हुआ, जन भागीदारी जबरदस्त हुई, आंदोलन कामयाब हुआ। यदि हम सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू के रास्ते पर चले गए होते तो डिमांड कर दिया, क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। लो मैं डिमांड करता हूं, क्या चाहिए? चंद्रमा पे राज। डिमांड करने से क्या होगा? इच्छाएं अगर हो रही होती तो भिखारी सवार होता। डिमांड करने से क्या होगा? डिमांड करने से सिर्फ नहीं होता है ना, डिमांड तक करेंगे, हमको इंग्लैंड पर आदर करना है। अब बताओ हो जाएगा? डिमांड करने के बजाय ये सोचो कि उस डिमांड के पक्ष में जनता को खड़ा करके सरकार के ऊपर दबाव कैसे बनाओगे? दबाव आंदोलन से आता है। आंदोलन के लिए जनभागीदारी चाहिए। जनभागीदारी के लिए जनता के दिलो दिमाग में यह यकीन चाहिए कि इनकी मांग सही है और सरकार इनकी उपेक्षा कर रही है, और इनकी मांग को मनवाने के लिए आंदोलन के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। तो जो गांधी बाबा कहेंगे सो करेंगे। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नहीं, मैं अपने ही चैनल में डाल पाऊंगा, इस तरह की बातें मत करिए।
चलिए, सचिन ने जो कहा आप वो बात सुन लीजिए। मैं किसी भी स्थिति में किसी को ये कहने नहीं जाऊंगा कि भाई ये मेरा नोट्स है, ये नोट्स आप अपने ग्रुप में डाल दो। ये मेरी जुबान से आप नहीं सुन पाइएगा, मैं नहीं कह पाऊंगा। तो इसलिए उस विकल्प की ओर आप मत सोचिए, उस विकल्प पे मैं नहीं जा सकता। आपको यदि कुछ भी चाहिए नोट्स वगैरह, तो उसके लिए वही ग्रुप होना चाहिए जो ग्रुप सिर्फ मेरे नाम का होगा। मैं सिर्फ अपने ग्रुप में डाल सकता हूं, मैं पब्लिक ग्रुप में कुछ भी नहीं डाल सकता। मैं उस ग्रुप में नहीं जा सकता जिस ग्रुप में और भी लोग होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जिस ग्रुप में रहूंगा, मैं उस ग्रुप में जाकर अपनी मर्जी से कोई चीज डाल सकता हूं। ये नहीं है कि मतलब ये डाला तो वो डाला, ये डाला तो क्यों डाला, वो डाला तो क्यों नहीं डाला। मैं इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, वो पछड़े वाली बातें हो जाती हैं, उसमें तमाम प्रकार की आपत्तियां हो जाती हैं और मैं तुरंत उससे फिर विड्रॉ कर लेता हूं। तो बच्चों वो नहीं करूंगा। ग्रुप ही तो बनाना है, कौन सा तुमको उसमें से मतलब फी चुकाना है। ठीक है, ऑप्शनल का मेरा बैच तो चलेगा ही ना, ऑप्शनल का मेरा बैच तो ऑफलाइन चलेगा ही। इसी महीने अगस्त महीने में ही, मतलब आगे पीछे 1-2 दिन 4 दिन का आगे पीछे हो रहा है, तो अभी मोटे तौर पर समझ के चलिए कि 3rd वीक ऑफ दिस मंथ, 3rd वीक ऑफ दिस मंथ, मतलब अगस्त के तीसरे सप्ताह से हमारा ऑप्शनल का क्लास शुरू हो जाएगा ऑफलाइन में। वो ऑफलाइन क्लास होगा, वो ऑनलाइन का क्लास नहीं होगा, ऑफलाइन का होगा। चलिए, मुखर्जी नगर में होगा। कुल मिलाकर हम ये बात कह रहे थे कि गांधी जी ने आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि सरकार ने 1 साल में स्वराज देने से मना कर दिया था। एक तीसरी बात भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस को और गांधी को सबको यह बात समझ में आ रही थी कि अभी आंदोलन करने का सही समय है, क्योंकि साइमन कमीशन इंडिया में है। साइमन कमीशन अनुशंसा करेगा, अनुशंसा के बाद में सरकार सुधार के लिए संवैधानिक सुधार का कार्यक्रम अपनाएगी। तो सरकार जब सुधार का कार्यक्रम अपनाने वाली है, तो अभी हम यदि आंदोलन जोरदार करेंगे तो हमारी बातों को शरीक किया जा सकता है सुधार के कार्यक्रमों में। हो सकता है स्वराज मिल जाए, हो सकता है स्वराज से थोड़ा कम कुछ मिले, पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, इतने का यकीन तो गांधी जी को भी नहीं था उस समय आंदोलन करने के वक्त में, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। तो पूर्ण स्वराज मिल जाने की तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी उस समय। गांधी जी को लग रहा था कि स्वराज या उसके आसपास का कुछ मिल सकता है यदि जोरदार दबाव डाल दिया जाए तो गांधी जी ने 1930 के दौर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, उसके पीछे का 3 तात्कालिक कारण है। एक 11 सूत्री मांग की अस्वीकृति, एक साल में स्वराज देने से इनकार, एक नए संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाना। क्योंकि लग रहा था कि अभी धरती उर्वर है, अभी फसल बोएंगे आंदोलन का तो लहलहा के उपजेगा सुधार का कार्यक्रम। और दूसरा है, आधारभूत कारण की ओर जाओगे तो भाई राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो चुका था, राष्ट्रवादी आकांक्षा बढ़ चुकी थी, स्वराज की मांग जब पहले ही लोग कर चुके हैं तो पूर्ण स्वराज की मांग की ओर एक न एक दिन तो जाना ही था। गांधी जी तो पहले ही कह रहे थे कि हम सत्याग्रही आंदोलन चला रहे हैं, तो सत्याग्रह के आंदोलन में तो असहयोग से शुरुआत होती है, अवज्ञा की ओर तो एक न एक दिन पहुंचना ही होता है। मैंने पहले भी कहा था कि बारदोली में गांधी जी अवज्ञा की शुरुआत करने वाले थे, संयोग से बीच में चौरी चौरा की घटना हो गई, आंदोलन वापस ले लिया गया, तो एक न एक दिन तो अवज्ञा का कार्यक्रम गांधी को चलाना ही था। तो यह हुआ मूलभूत कारण। तो कुल मिलाकर देखो तो यह बात समझ में आ गई कि 1930 में गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों चलाया। अब अगला मुद्दा है कि इस आंदोलन के दौरान क्या घटनाएं घटी और इसका क्या परिणाम निकला। उसके पॉइंट्स को आप देखकर रिवाइज करते जाओ, बात पूरी हो जाएगी। ये देखो बच्चों कि आंदोलन कब हुआ। मैंने बताया कि 2 चरणों में आंदोलन हुआ है 1930 से 32 के बीच में।
30 से 32 के बीच के आंदोलन की चर्चा मैंने किया है। कहाँ हुआ? तो एक तो अखिल भारतीय स्तर पर हुआ, और दूसरा ये कि जब गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत किया तो कुछ इस तरीके से किया कि साबरमती आश्रम में गांधी रहते थे, अहमदाबाद में, गुजरात में। वहां से उन्होंने दांडी की यात्रा किया, समुद्र तट के ऊपर, अपने चुनिंदा 77 कांग्रेसी सत्याग्रही कार्यकर्ताओं के साथ, और वो समुद्र के तट पर पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाया, जबकि नमक बनाना सरकार का एकाधिकार था और किसी दूसरे के द्वारा यदि नमक का निर्माण किया जाएगा तो यह गैरकानूनी काम है, और इस गैरकानूनी काम के खिलाफ सजा का प्रावधान था। गांधी जी ने नमक बनाया, यानी कानून का उल्लंघन कर दिया, और वो भी डंके के चोट पे किया, सरकार को कह के किया, लोगों को अपने साथ ले जाके किया, और लोगों को कहा कि तुम भी तोड़ो। यही है अवज्ञा आंदोलन। यानी कि सबसे पहला इवेंट आपको जो दिखाई देता है अवज्ञा का, वो कहां है? दांडी में। उसके बाद गुजरात में जो सरकारी नमक का भंडार था उसके ऊपर धरना दिया जाने लगा, और उस धरने में सबसे महत्वपूर्ण नाम जिनका जुड़ा वो है सरोजनी नायडू, और भी लोग हैं, मोहम्मद इमाम हैं, कस्तूरबा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जिनका आगे निकल कर आया वो है सरोजनी नायडू। धरसना नमक सत्याग्रह, उसकी चर्चा विशेष रूप से इसलिए होती है क्योंकि मोहम्मद इमाम और जो कस्तूरबा है उनको तो पहले ही डिटेन कर लिया गया था। जब सरोजनी नायडू जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था तो उस दिन सरकार ने इसके अगेंस्ट खूब कार्रवाई किया, कठोर कार्रवाई किया, खूब लाठीचार्ज किया। तो धरसना में जब लाठीचार्ज हो रहा था तो भारत के सत्याग्रहियों ने वो नैतिक चरित्र का परिचय दिया कि जिसको देखकर लोगों की आंखें चकाचौंध रह गई। आप पुलिस वाले लोग लाठियों की वर्षा कर रहे हैं और लोग निर्भीक होकर आगे जा रहे हैं, उनके बदन पर लाठियां टूटती हैं और इनका बदन घायल होता है, ये गिरते हैं, इन्हें कोई 2 सत्याग्रही उठा के ले जाता है, इनकी चिकित्सा करता है, और फिर दूसरा सत्याग्रही आगे बढ़ जाता है, तुम चलाओ लाठियां, तुम्हारी लाठियां चलती रहेंगी, मेरे कदम चलते रहेंगे। जब तक हम चल पाएंगे हम चलेंगे, हम नहीं चल पाएंगे तो मेरे पीछे वाला चलेगा। ये सब कुछ देख रहा था वेब मिलर नाम का एक पत्रकार, जो कि अमेरिकन था, और उसने अपने अखबार में इस दृश्य को छापा, जो कि उसकी दृष्टि में एक लोमहर्षक दृश्य था। और इस खबर के रास्ते पश्चिमी जगत में अंग्रेजों का सभ्य होने का दावा कि हम भारत में सभ्यता फैला रहे हैं, हम वाइट हैं और अपने कंधे पर अश्वेत लोगों को सभ्य बनाने का बर्डन लेकर चल रहे हैं, ये जो सभ्यता का पैगंबरी नकाब पहन रखे थे वो नकाब नोच डाला इस कार्यक्रम ने। और पूरी दुनिया में सत्याग्रह का जो नैतिक बल है वो लोगों की चर्चा का विषय बन गया, और अंग्रेजों की जो बर्बरता है, जो सभ्यता की शिक्षा देने के दावे का नकाब पहनी हुई थी, वो प्रकट हो गई। तो आंदोलनकारी लोग नैतिक रूप से विश्व भर में सहानुभूति हासिल करने में कामयाब हो गए। स्वयं इंग्लैंड में सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज उठने लगी, क्योंकि राष्ट्रवाद के साथ साथ मानव भी तो आप हैं, तो मानवतावादी भी तो लोग होते हैं, और उनकी ओर से भी ये बात उठने लगी कि ये कौन सी बर्बरता है भाई,
कभी कभी एक खबर किसी घटना को विराट बना देती है। जैसे कि हमारी दो माता, हमारी दो बहन, हमारी दो बेटी मणिपुर में नंगी करके घुमाई गई। ये खबर जब तक पब्लिक के बीच में नहीं आई, तब तक तो लोगों को पता भी नहीं था। हम बस ये समझ रहे थे कि मणिपुर में कुछ बुरा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। उस लड़की ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे लगता है कि वो तो ईश्वर ही है कि जिसकी मर्जी से एक वीडियो बन गया इस घटना का, कि जिसके कारण भारत के और दुनिया के लोगों को इसकी जानकारी हुई, तो जाकर सरकार की कुंभकर्णी नींद थोड़ी सी हिली है। सरकार की नींद टूटी तो अभी भी नहीं है, तो कुंभकर्णी नींद थोड़ी सी हिली है। शायद ये ईश्वर का इशारा है कि हे कुंभकर्ण, सभ्यता की लाज लूटी जा रही है। देश और देश की बेटी दो अलग चीज नहीं है। तुम राष्ट्र के नाम पर डींगे मारते हो और राष्ट्र की बेटी की लाज ऐसे लूटी जाती है, सड़कों पे दिन दहाड़े जुलूस निकाल के। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी एक खबर इतनी बड़ी बन जाती है कि वह इतिहास का हिस्सा बन जाती है। वैसी ही घटना पहले भी घटी है, लेकिन उस घटना को प्रेस ने कवर नहीं किया था। कहते हैं कि प्रेस में बड़ी सख्ती होती है, सड़कों पे दौड़ाती है लीडर की कार को, उंगली पे नचाती है सरमाएदार को, जिंदों को जोश देती है अखबार नबीसी, मुर्दों को होश देती है अखबार नबीसी। लेकिन शर्त यह है कि वो अखबार छपने के पहले बिका हुआ नहीं हो। नहीं तो एक साहित्यकार ने बहुत सही लिखा है कि वो अखबार जो तुम खरीद रहे हो वो पहले ही बिक चुका है। वो प्रेस जो दावा करता है कि मैं दिया के साथ हूं, वो तो आंधियों से कब का तालमेल कर चुका है। तो ऐसे प्रेस का कुछ क्रेडिबल कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन जब प्रेस अपने पे उतारू हो जाता है ना, क्या कर सकता है, मैंने ऑलरेडी कह रखा है। तो कुल मिलाकर आपको यह बच्चों समझना होगा कि धर्सना की घटना बहुत महत्वपूर्ण हो गई। धर्सना के बाद फिर देखोगे कि गांधी जी के आह्वान पे तमिलनाडु में, केरल में, सभी जगह नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। लंबी लंबी यात्राएं निकल गई और यात्राओं के बाद नेताजी लोग जो थे वो नमक बनाकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ने लगे। सी राजगोपालाचारी ने यह काम तमिलनाडु में किया, के केलप्पन ने यह काम केरला में किया। लेकिन सभी जगह तो समुद्र तट नहीं है, तो सिर्फ नमक कानून टूटेगा तो कानून कहां कहां टूटेगा, सिर्फ समुद्र तटवर्ती इलाकों में टूटेगा। तो बिहार के लोगों ने कहा कि हम चौकीदारी कर देने के लिए बाध्य हैं सरकार को, हम चौकीदारी कर नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। कर लेना सरकार का कानूनी अधिकार है और देना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। नहीं देंगे, कानून टूटता है, कानून टूटता है तो दंड मिलेगा। और गांधी जी के आंदोलन की क्या खासियत है, कानून तोड़ो, वो कानून जो तुम्हारी दृष्टि में गलत है मत मानो उसको। तो बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। मध्य भारत के लोगों ने जो जंगल में कर लगता था लकड़ी काटने के लिए, वो कर देने से मना कर दिया। बंगाल के किसानों ने एक नया कार्यक्रम शुरू कर दिया, वो ये कि वहां के जमींदारों को कर देने से मना कर दिया। कर की न अदायगी, भू राजस्व की न अदायगी। इस तरीके से देखो तो बहुत सारी घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में घट रही थी। उन्हीं में से एक घटना पेशावर की है कि महिलाओं का एक जुलूस निकला था जिसके ऊपर गोली चलाने का आदेश जारी किया गया गोरखा रेजिमेंट के लोगों को। गोरखा रेजिमेंट के लोगों ने महिलाओं के जुलूस पे गोली चलाने से मना कर दिया, ये कहते हुए
कि महिलाएं हैं, हम महिलाओं पर गोली नहीं चलाते। हमारे देश में महिलाओं को तो देवी की तरह पूजा जाता है, हम गोली कैसे चला देंगे? सरकार का आदेश हो रहा है, सरकार के अधिकारी सरकार के आदेश को मानने से मना कर दे रहे हैं। फिर वहीं पर देखोगे कि लाल कुर्ती वाले लोग भी सक्रिय नजर आते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। सोलापुर में मजदूरों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। मजदूरों के आंदोलन की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कम्युनिस्टों के द्वारा इस आंदोलन के बहिष्कार किए जाने के कारण मजदूरों की भागीदारी कम हुई थी, लेकिन सोलापुर में जबरदस्त भागीदारी हुई है। इसका मतलब यह है कि मजदूरों की भागीदारी बिल्कुल ही गायब नहीं हुई थी, कुछ कम हुई थी। समझ गए? तो कहां कहां पर घटनाएं घटी, तो इसके तहत क्या हुआ और कहां हुआ और कौन किया, यह सब एक साथ स्पष्ट हो गया। इसलिए अब मैं आपको यदि कहूं कि आंदोलन में कौन लोग शामिल हुए थे, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अगला मुद्दा है कि आंदोलन का कारण क्या है। कारण मैंने ऑलरेडी बता दिया कि देखो, गांधी की 11 सूत्री मांग को नकार देना, स्वराज देने से इनकार कर देना कि 1 साल में स्वराज चाहिए, नहीं दिया तो आंदोलन होगा, और अगले संवैधानिक सुधार के लिए समय आ गया था, तो ये तो तीनों तात्कालिक में चले गए। और आधारभूत में क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का आधार बढ़ गया था, आकांक्षा बढ़ गई थी, और पूर्ण स्वराज की मांग अब आज न कल तो होनी ही थी, क्योंकि स्वराज की मांग तो पहले ही हो चुकी थी। और गांधी जी पहले ही कह रहे थे कि हम तो सत्याग्रही आंदोलन चलाते हैं, तो ऐसे में अवज्ञा जो है वह सत्याग्रह में तो अंतर्निहित ही मौजूद थी, तो आज न कल तो इसकी शुरुआत होनी ही थी। जब ये 3 परिस्थितियां अनुकूल हो गई तो कांग्रेस ने, गांधी ने आंदोलन की शुरुआत कर दिया। अब चलकर देखो कि क्या हुआ, तो मैंने बता रखा है कि भाई आंदोलन का डिमांड क्या है, तो पूर्ण स्वराज। कार्यक्रम क्या है, तो कार्यक्रम में असहयोग वाला कार्यक्रम जारी है, रचनात्मक कार्यक्रम जारी है। नई बात जो हुई है वही इसकी पहचान है, वो है अवज्ञा, जो इसके तहत मैंने बता दिया कि कहां कहां पर अवज्ञा के तहत क्या क्या हुआ, बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि इसका परिणाम क्या निकला। परिणाम के अंतर्गत बच्चों एक बात देखो कि आंदोलन जबरदस्त रूप से सफल हुआ, क्योंकि जनता जबरदस्त भागीदारी की, इसमें तो कोई डाउट नहीं। व्यापक जन समर्थन मिला, और इस व्यापक जन समर्थन के परिणाम स्वरूप सरकार को गांधी इरविन पैक्ट करना पड़ा। अब ये गांधी इरविन पैक्ट के पहले थोड़ा एक दूसरा मुद्दा समझना पड़ेगा तुम्हें। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये देखो बच्चों कि गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट की स्थिति क्यों बनी, कि पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझो। बैकग्राउंड यह है कि जब साइमन कमीशन इंडिया आया, लोगों से पूछताछ कर लिया, फिर उसने सरकार को अपनी ओर से अनुशंसा दिया। सरकार को अनुशंसा देते हुए साइमन कमीशन ने क्या कहा? साइमन कमीशन ने बोला कि प्रांत की सरकार भारतीयों को दे दो, भारतीयों को, यानी कि प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी वो खत्म करो और प्रांत की सरकार भारतीयों को दे दो। दूसरा पॉइंट कि केंद्र की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं करो, केंद्र की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं। नो चेंज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार में कोई चेंज नहीं। बाकी मताधिकार का विस्तार, मताधिकार का विस्तार,
ये सामान्य चीजें हैं, वो चलती रहेंगी। विधायी सभा का विस्तार, विधायी सभा का विस्तार, पृथक निर्वाचक मंडल, और संघीय व्यवस्था। ये मुख्य बिंदु हैं जिसका सुझाव दिया साइमन कमीशन ने। इसमें आप संघीय व्यवस्था के बिंदु को समझ सकते हो इस तरीके से कि सरकार की शक्तियों को सेंट्रल और प्रोविंशियल में बांटना था, क्योंकि प्रांत की सरकार राष्ट्रवादियों के हाथ, भारतीयों के हाथ में आने वाली थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार के अधिकारों का विभाजन होना था। तो कह दिया कि भैया केंद्रीय विभाग अलग, प्रांतीय विभाग अलग, संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे कि संघीय व्यवस्था बन के आएगी, और प्रांत की जो सरकार होगी वो भारतीयों को पूरी तरह पे दे दो। पहले द्वैध था, बोला पूरी दे दो, और केंद्र में अंग्रेजों के हाथ में सरकार है और अंग्रेजों के हाथ में ही रहेगी, उसमें कोई डिवोल्यूशन, किसी तरह से सत्ता विभाजन नहीं होगा। बाकी ये साधारण सी बात है कि मताधिकार का विस्तार करो, विधायी सभा के आकार में वृद्धि कर दो, पृथक निर्वाचक मंडल जो पहले से ही चला आ रहा है वो चलते रहने दो। क्लियर है। एक बात उसने एडिशनल कह दी, वो ये कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाइए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाइए। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाइए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है भैया? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि भारत के विभिन्न तबका के लोगों को, जो अलग अलग समूहों को नेतृत्व दे रहे हैं, उन नेताओं को बुलाओ और उनसे बैठ के बातचीत करके यह जानो कि वो क्या सुधार चाहते हैं, और उसके बाद सुधार का कार्यक्रम बनाओ। मतलब की बात ऐसे समझो, साइमन ने ये कहा कि आपको सुधार का कार्य करना है, रिफॉर्म का काम करना है। रिफॉर्म का काम यदि करना चाहते हैं तो क्यों रिफॉर्म करना चाहते हैं? तो ये बात हमेशा याद रखो कि सरकार रिफॉर्म का काम यदि करना चाहती थी तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहती थी क्योंकि सरकार को ये लगता था कि सुधार नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में, सुधार नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में, सुधार नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में जनता की नाराजगी बढ़ती जाएगी, जनता का विरोध बढ़ता जाएगा, जनता का विरोध बढ़ता जाएगा तो साम्राज्य खतरे में आएगा। तो जनाकांक्षाओं के बढ़ते हुए होने के नाते, राष्ट्रवाद के स्वर के मजबूत होने के नाते सरकार समय समय पर कोई सुधार करती है। तो सुधार का उद्देश्य है साम्राज्य की रक्षा, साम्राज्य की रक्षा। जनता को यह लगना चाहिए कि सरकार ने सुधार कर दिया तो अब संतुष्ट हो जाओ। जनता संतुष्ट हो जाए, विरोध नहीं हो, आंदोलन नहीं हो, तो हमारी सत्ता बनी रहेगी। यानी इस बात को समझना जरूरी है कि सुधार के अधिनियमों में चाहे प्रावधान ABCDEFGH हो, उन प्रावधानों के पीछे का सरकार का इंटेंशन ये नहीं है कि भारत में लोकतंत्र आ जाए, भारत में संघवाद आ जाए, भारत में लोगों के अधिकार बढ़ जाए। ये इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन ये है कि हमारी सरकार के विरुद्ध जो जनता हो गई है उसका क्रोध ठंडा हो जाए ताकि हमारी सरकार बनी रहे। और एक दूसरा इंटेंशन फिर यह है कि यदि इसी तरीके से हम सुधार करते जाएंगे तो एक न एक दिन तो हमारे पांव के नीचे की पूरी जमीन ही खिसक जाएगी। तो कोशिश करो कि सुधार के कार्यक्रम
लाओ, लेकिन साथ में विभाजनकारी उपाय भी करो, जिसके तहत 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया, 19 में उसे बढ़ाया गया और फिर कहा जा रहा है साइमन कमीशन की ओर से कि इसको जारी रखो। अब देखो बच्चों, गौर करने लायक बात यह है कि साइमन ने कहा सरकार को कि मेरे द्वारा दिए गए इन तमाम सुझावों के आधार पर आप रिफॉर्म कर देंगे तो आपका पर्पस पूरा नहीं होगा, क्योंकि जनता को हमने बहुत असंतुष्ट पाया है और उनका यह कहना है कि साइमन कमीशन इसलिए गलत है क्योंकि इस कमीशन में भारतीय लोग तो शामिल ही नहीं हैं। भारतीयों की राय सुने, उनके मशवरे को बिना जाने यदि आपने रिफॉर्म कर दिया तो भारतीय जनता आपके द्वारा किए गए सुधार अधिनियम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी। तो ऐसे में आप सुधार भी कर दो, अपने अधिकार भी छोड़ दो, भारतीयों के अधिकार बढ़ा भी दो, और जनता यदि उसको इज्जत ही न दे, जनता का असंतोष घटे ही नहीं, विरोध रुके ही नहीं, तो ऐसा सुधार करके क्या फायदा। अतः यदि आपको सुधार को कामयाब करना है तो आप हिंदुस्तान के अलग अलग तबका के लोगों को नेतृत्व देने वाले नेताओं को भारत से इंग्लैंड बुलाइए और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ में उनकी मीटिंग कराइए और लेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड आस्क द लीडर्स कि बताइए आप क्या सुधार चाहते हैं। इनकी सुनो, जरूरी नहीं है कि इनकी सुनकर सारे लोगों की सारी बातें मान लो। यदि आप इनकी सुनोगे और इनकी बातों को कुछ हद तक इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे और फिर इनके अपने अपने समर्थक हैं, वो समर्थक संतुष्ट हो जाएंगे और यदि इनके समर्थक लोग संतुष्ट हो गए तो समझो कि देश की अधिकांश जनता संतुष्ट हो गई। और यदि उसमें कोई एक गांधी, कोई एक कांग्रेस नहीं भी संतुष्ट रहे तो कोई बात नहीं। और इस तरीके से देखो तो अलग अलग खेमा के अलग अलग समूह के नेताओं को बुलाया गया। सरकार उस समय यह सोच रही है कि यदि ये सब के सब लोग हमसे बातचीत कर लेंगे, इनसे बातचीत करके हम सुधार का कार्यक्रम चला लेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के कार्यक्रमों के मद्देनजर बात यह हो जाएगी कि क्या बात हो जाएगी। ऐसे कार्यक्रमों के मद्देनजर बात यह हो जाएगी कि कांग्रेस यदि नहीं भी शामिल होती है तो कांग्रेस ही जनता से कट जाएगी और हमारा सुधार कारगर और कामयाब हो जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी पृष्ठभूमि में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। अब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, ये जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, इस गोलमेज सम्मेलन से क्या हुआ भैया? व्हाट हैपेंड? इस तरह के गोलमेज सम्मेलन से क्या हुआ भैया? व्हाट हैपेंड? तो गोलमेज सम्मेलन से हुआ ये कि इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। कांग्रेस को भी कहा गया कि आप भी आइए, शामिल होइए, बताइए कि क्या चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा हमको सीधे सीधे 1 साल में स्वराज चाहिए था, आपने नहीं दिया तो लीजिए आंदोलन शुरू करता हूं। उधर चला गोलमेज सम्मेलन, इधर शुरू हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सरकार की उम्मीद थी कि मूवमेंट कामयाब नहीं होगा, गोलमेज सम्मेलन कामयाब होगा। सरकार की उम्मीदें नाकामयाब हो गई। अब आपको याद करना होगा ये पॉइंट कि व्यापक जन समर्थन मिला।
यदि जनता का समर्थन न मिला होता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो उसी समय कांग्रेस खत्म हो गई होती, आंदोलनकारी शक्ति उसकी चूक गई होती, क्योंकि सरकार ने तो इसको खत्म करने का इंतजाम कर ही दिया था। लेकिन जनता का समर्थन मिला, नतीजा ये निकला कि इंग्लैंड में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उन सारे नेताओं की भारी बेइज्जती हो गई सरकार के निगाह में। सरकार ने उन सबको इंग्लैंड बुलाया, उनसे प्राइम मिनिस्टर को मिलाया, प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठ के ये लोग एकदम कानून चीज की तरह बतिया रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दो वो दे दो, सब कुछ दे दो की बात चाहे जितनी भी हो। लेकिन सबको देखे ब्रिटिश लोग, कहे कि अरे हम तो समझे थे तुम देश की जनता का प्रतिनिधि है, तुम सबका अपना अपना सोशल बैकअप है, तुम सबका अपना अपना जनाधार है, तुम लोग तो सब कागजी फूल निकला रे। असली नेता तो इंडिया में बैठा हुआ है, गांधी जेल में है, तुम यहां प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हो, लेकिन तुम्हारी जनता तुम्हारे तरफ देख ही नहीं रही है। गांधी को हम जेल में ठूसे हुए हैं, जनता उसी के नेता माने जा रही है। तो उस समय फिर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था रेमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड को एक बात समझ में आ गई कि ये सब कागजी फूल हैं, इनके भरोसे यदि हमने कोई संवैधानिक सुधार करके भेज दिया तो वो सुधार जनता के बीच में एक्सेप्टेबल होगा नहीं। तो एक काम करो, हे इरविन सुनो, रिहा करो गांधी को, उससे बातचीत करो और उसको समझाओ कि आए वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी करे, हम उसकी मांगों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करेंगे। तो गांधी के साथ में बातचीत होती है इरविन की। इरविन के साथ बातचीत के आधार पर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला राउंड वापस कर लिया। गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला राउंड वापस किया इरविन से होने वाली बातचीत के आधार पर, तो उसके बाद गांधी ने जब इरविन के साथ बातचीत करके सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस किया, तो उसके बाद गांधी जी चले जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर। कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि थे गांधी जी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जब पहुंचते हैं, तब तक इंग्लैंड की राजनीति बदल गई। कैसे? कैसे बदल गई भाई? तो हुआ यह कि इंग्लैंड में वहां पर जो रेमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व की सरकार थी, वो बेसिकली अल्पसंख्यक सरकार थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। उनकी सरकार चल रही थी एक दूसरी पार्टी के समर्थन से, जिस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की सोच कुछ इस तरीके की थी कि राष्ट्रवादियों के विरोध का दमन कर देने से ही इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हित की पूर्ति होगी। अतः गांधी के साथ में इरविन की बातचीत को कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत ही गलत माना, इंग्लैंड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट माना, और कहा कि आपने एक तरफ तो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे सारे लोगों को निरर्थक सिद्ध कर दिया, जबकि ये आपके साथी हो सकते थे। दूसरा, आपने देश की जनता को बता दिया कि गांधी एकमात्र नेता है पूरे देश का, और कांग्रेस एकमात्र संस्था है पूरे देश में जो समस्त देश की जनता का हित करते हैं। और तीसरा, आपने कह दिया कि गांधी के बिना सरकार कोई सुधार कार्यक्रम चला ही नहीं सकती, कांग्रेस के सहयोग और समर्थन के बिना, उसकी स्वीकृति के बिना सरकार कोई कार्यक्रम चला ही नहीं सकती। तो आपका इस तरीके से झुक जाना और इस तरीके से गांधी से समझौता कर लेना बहुत अनर्थकारी है, ब्रिटिश साम्राज्य के हित के बहुत विरुद्ध है। गांधी जी ने जब इरविन से समझौता करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी किया, तो भारत में भी बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। ये समझौता करने की क्या जरूरत है, आंदोलन जारी रखते। गांधी जी ने समझौता करके बहुत बड़ी गलती कर दी।
एक तबका कह रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई गांधी की, एक दूसरा तबका कह रहा है इंग्लैंड में कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई इरविन की। जो कह रहा है कि इरविन ने गलत किया वो कह रहा है गांधी की जीत हो गई, और जो कह रहा है गांधी ने गलत किया वो कह रहा है इरविन की जीत हो गई। इंटरप्रिटेशन ऐसे ही चलता है दोस्तों। खैर, गांधी जी जाते हैं जब लंदन, तब तक कंजर्वेटिव पार्टी ने इंग्लैंड की सरकार के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि अब आप यदि अपनी सरकार में बने रहना चाहते हैं, हमारा समर्थन जरूरी होगा। हम समर्थन तभी देंगे जबकि आप गांधी इरविन समझौता की अपनी पुरानी नीति से पीछे हटिएगा। यानी कि जब गांधी आ जाता है लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी करने के लिए, तो आप गांधी की कोई बड़ी बात मानिएगा नहीं। ऐसा ना हो जाए कि गांधी आ रहा है, गांधी जो डिमांड करेगा उसको आप स्वीकार कर लीजिएगा। क्योंकि गांधी का यह ख्याल था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यदि हम जा रहे हैं तो हम बेसिकली इसलिए जा रहे हैं ताकि हम सरकार से बात कर सकें कि स्वराज कब दीजिएगा। माने गांधी को इस बात का यकीन था या इस बात की उम्मीद थी कि हमें स्वराज या उसके आसपास का कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म मिलने जा रहा है, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि हमारे सहयोग और समर्थन के बिना, हमारी सहमति के बिना सरकार यहां कोई बड़ा काम नहीं कर सकती है। लेकिन गांधी जी जब पहुंचते हैं लंदन, रेमजे मैकडोनल्ड और उसकी सरकार का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। गांधी के साथ में जगह जगह पर असहयोग किया गया, गांधी को अपमानित किया गया, गांधी की उपेक्षा की गई। गांधी जी अंततः राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस 2 से, गोलमेज सम्मेलन के दूसरे चरण से निराश होकर, विफल होकर लौट आए। जब वो लौट कर आते हैं तो इंडिया में तब तक सत्ता में परिवर्तन हो चुका था। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को वापस बुला लिया गया था। एक नया गवर्नर जनरल इंडिया आ चुका था जिसका नाम था लॉर्ड विलिंगडन। विलिंगडन को यह कहकर भेजा गया था कि राष्ट्रवादियों को ज्यादा इज्जत नहीं देना है, और यदि उन्होंने कोई भी गतिविधि ऐसा किया जो सरकार को खतरे में डालने वाली हो, सरकार के विरोध में लोगों को खड़ा करने वाली हो, तो उनको उसी समय अरेस्ट कर लो, सबको जेल के पीछे ठूस लो। और इस वजह से कई सारे कांग्रेसी नेता को, जिनको कि गांधी इरविन समझौता के बाद रिहा कर दिया गया था, उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया। गांधी जी लौट कर आते हैं तो उन्होंने इस स्थिति को देखा। इस विषय को लेकर वो विलिंगडन से बात करने की कोशिश किए। विलिंगडन ने गांधी से मिलने से मना कर दिया। गांधी को एक बात समझ में आ गई कि सरकार ने गांधी इरविन समझौता के तहत जिन बिंदुओं पर सहमति दिया था, सरकार अब उन बिंदुओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अब चाह रही है कि वह अपने पुराने पैटर्न की ओर लौट के जाए और कठोरतापूर्वक दमनकारी नीति के तहत राष्ट्रवादियों के ऊपर डंडे बरसाए, जेल की हवा खिलाए उनको। तो ऐसे में हम ये अब मानकर चलें कि गांधी इरविन समझौता फेल हो चुका है। अब हमको सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए दूसरे चरण के आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। गांधी जी ने इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 शुरू कर दिया। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा पार्ट 2 शुरू किया तो सरकार का दमन चक्र और तेज चला। पहले दौर में 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, दूसरे दौर में 2 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। दूसरे दौर का जो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, सही अर्थों में कहो तो गांधी बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले दौर की वापसी के माध्यम से एक बड़ी रणनीतिक भूल कर बैठे थे। गांधी को इस बात का यकीन था कि हमको मिलने जा रहा है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा रिफॉर्म, लेकिन गांधी को नहीं मिला, यानी गांधी फेल हो गए। भाई, चाहे जिसके इंटरफेरेंस के कारण नहीं मिला, लेकिन अंततः गांधी तो फेल हो गए। क्या गांधी को नहीं पता था कि वहां की लेबर पार्टी की सरकार कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन पर टिकी हुई है? क्या कंजर्वेटिव पार्टी नहीं थी? क्या कंजर्वेटिव पार्टी का भारतीय राष्ट्रवादियों को लेकर रवैया क्या है ये पता नहीं था लोगों को? सबको पता था। तो फिर भी गांधी जी ने यदि इरविन से बातचीत किया तो इरविन और मैकडोनल्ड को देखकर बातचीत कर लिया गांधी ने। लेकिन मैकडोनल्ड को इंग्लैंड में प्रेशराइज किया जा सकता है,
और उसके बाद इरविन को यहाँ से वापस बुलाकर किसी विलिंगडन टाइप के व्यक्ति को भेजा जा सकता है और सरकार का रवैया अचानक ही दमनकारी हो सकता है और सरकार अचानक ही समझौते की अपनी सारी बातों को पीछे छोड़ सकती है। इस बात की आशंका गांधी को लगानी चाहिए थी। यह आशंका गांधी नहीं लगा पाए। यह गांधी की रणनीतिक भूल सिद्ध हुई और इसके कारण गांधी को दूसरे दौर का आंदोलन शुरू करना पड़ा। सामान्यतया गांधी जी आंदोलन शुरू करने के पहले खूब तैयारी करते थे और खूब तैयारी करने के बाद आंदोलन शुरू करते थे तो आंदोलन बहुत ऊर्जा रहती थी, आंदोलन में बहुत रणनीति रहती थी। लेकिन इस दफा चूंकि गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया था बिना प्रॉपर तैयारी के ही, बहुत कम समय की तैयारी के आधार पर ही, तो इस वजह से सरकार का दमन चक्र जब तेज चला तो आंदोलन अंदर से कमजोर होने लगा और गांधी जी ने इसी के कारण आंदोलन आगे विफल हो जाएगा की आशंका के मद्देनजर, आंदोलन हिंसात्मक हो सकता है इसकी आशंका भी थी उनके मन में, इसके मद्देनजर उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, सेकेंड राउंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है और सेकेंड राउंड के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद दमन चक्र चला, फिर आंदोलन की वापसी हो गई। यहां तक की कहानी आप समझ गए हैं। और तब अगला मुद्दा आता है कि 1935 ईस्वी में सरकार ने एक एक्ट पास किया। हम अभी 1935 के एक्ट की ओर नहीं जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? 1935 ईस्वी में जब गांधी जी ने एक्ट पास किया, सॉरी माफ करिए, 1935 ईस्वी में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया तो उस एक्ट में क्या हुआ? 1935 में जब एक्ट पास हुआ तो यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर विफल न हुआ होता, यदि दूसरा दौर भी उतना ही प्रबल रूप से कामयाब हुआ होता, तो 1935 के एक्ट में सुधार के प्रावधान बहुत ज्यादा होते, राष्ट्रवादियों की मांग के बहुत करीब होते, स्वराज के बहुत करीब होते। लेकिन सरकार को इस बात का यकीन था कि दूसरे दौर का सविनय अवज्ञा आंदोलन फेल हो गया है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगडन दमन की कोशिश में कामयाब हो गया है। विलिंगडन को बधाइयां मिली, इंग्लैंड की सरकार भी खुश हो गई, कंजर्वेटिव पार्टी का कॉलर ऊंचा हो गया कि मैं तो पहले ही कहता था कि इन सब राष्ट्रवादियों को मारो, डंडे से ठीक कर दो सबको। इसी वजह से 1935 ईस्वी का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम में राष्ट्रवादियों की मांगों का सम्मान नहीं किया गया और इस कसौटी पर हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तत्काल कामयाब नहीं हुआ। फिर हमने क्या कहा कि गांधी की दिशा भी बदल गई। जब सेकेंड राउंड के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आंदोलन कामयाब नहीं हुआ और बाद में जब गांधी जी जेल से रिहा किए गए तो गांधी जी ने राजनीति की मुख्य धारा से कुछ समय के लिए अपने आप को अलग कर लिया और उसके बाद गांधी चले हरिजन आंदोलन की ओर कि अब वो हरिजनों के लिए, अछूतोद्धार के लिए काम करेंगे। और फिर गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। गांधी जी कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य ही नहीं रहे, आंदोलन में गांधी जी जुड़े रहे। गांधी जी से पूछकर कांग्रेस के नेता कोई बड़े फैसले करते थे, यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में, अध्यक्ष के चयन के बाद में उसकी कार्य समिति के चयन में गांधी की भूमिका रहती थी, लेकिन फिर भी गांधी कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर नहीं थे। तो यहां एक दिशा बदल गई और फिर मोटे तो हम कह सकते हैं कि आंदोलन ज्यादा कामयाब तो नहीं है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि आंदोलन लोकप्रिय नहीं था। आंदोलन लोकप्रिय था और इस वजह से तत्काल यदि कामयाब नहीं भी हुआ तो भी आंदोलन अगले चरणों में सरकार के विरुद्ध और ज्यादा ऊर्जा के साथ में संघर्ष किया और कामयाब हुआ। तो यह कहा कि पर्याप्त रूप से लोकप्रिय था, इसलिए इसकी ऊर्जा आगे काम आ गई। यदि मैं कहूं कि इस तरीके से हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे तौर पर कंप्लीट कर दिया, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है?
आप लोग यदि किसी तरह की कठिनाई में हो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, आपका भव्य स्वागत है। बोलो बच्चों, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। यदि नहीं है तो मुझे 1935 के अधिनियम की ओर जाने दो। उन्नीस सौ 35 का एक्ट। धन्यवाद सचिन बाबू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेटा। हिंदी मीडियम विपिन चंद्रा के बुक कुछ डिटेल में नहीं है क्या? क्या बोल रहा था मैं, देख ही नहीं पाया, सब आगे चला गया। लिखवाई अगर नहीं क्या? अरे रानी, पहले लिखवाई दिया था फिर पढ़ाना शुरू किया था, क्या बात करती है? पहले लिखवा ही दिया था फिर पढ़ाना शुरू किया था। 1935 का एक्ट। पृष्ठभूमि क्या है? साइमन कमीशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1935 ईस्वी का जो एक्ट है उसकी पृष्ठभूमि में ये सारी बातें थी। फिर प्रावधान क्या है? अब तुमको एक्ट के प्रावधान याद करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब एक्ट का प्रावधान पढ़ने लगोगे तो तुम सीधे सीधी यह बात पढ़ो कि भाई विधायी सभा का विस्तार हुआ। तुम गौर करके देखो कि ये विस्तार का जो कार्यक्रम है वो 1892 में भी चला था, 9 में भी चला था, 19 में भी चला है, तो 35 में भी चला है। विस्तार हो रहा है। उसके बाद मताधिकार का विस्तार, मताधिकार का विस्तार हुआ। 1909 में पहली बार मताधिकार आया। शैक्षिक, आर्थिक और लैंगिक अर्हताएं थी। 1909 में लैंगिक अर्हता खत्म हो गई, शैक्षिक आर्थिक अर्हता थोड़ी नरम हो गई। 1935 में और नरम हुई। जैसे जैसे शैक्षिक अर्हता नीचे गिरेगी, मैंने पहले था कि ग्रेजुएट आदमी वोट दे सकता है, बाद में आ जाकर 10th दे सकता है तो ज़्यादा वोटर हो जाएंगे ना। फिर आ जाके नहीं 7th पास भी दे सकता है तो ज़्यादा वोटर हो जाएगा ना। वही कहानी है, अर्हता नरम हो रही है तो मताधिकार का विस्तार हो रहा है। इसके बाद पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार 9 में शुरू हुआ, 1919 में बढ़ा, 1935 में और बढ़ गया, महिलाओं को भी इसमें मिल गया। धन्यवाद रीना बेटा, धन्यवाद। उसके बाद फिर अगला मुद्दा क्या है? धन्यवाद रोशन पटेल जी। रुक जा बेटा, अभी मुझे 2-3 मिनट पढ़ाने तो पहले, कंप्लीट करने दो, 1935 कंप्लीट करने दो पहले। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हो गया। इसके बाद फिर क्या है? पृथक निर्वाचक मंडल के विस्तार के बाद का मामला यह है कि प्रांत में भारतीयों की पूरी सरकार, प्रांत की सरकार भारतीय, भारतीयों के पास। फिर केंद्र में द्वैध, केंद्र में द्वैध माने ये कहा गया कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध सरकार का गठन किया जाएगा। माने जो प्रांत में पहले था कि केंद्रीय सरकार के पास में जितने भी विभाग बचेंगे उन विभागों का 2 भाग में वितरण हो जाएगा। कुछ रहेगा गवर्नर जनरल के पास में आरक्षित और कुछ चला जाएगा मंत्रियों के पास हस्तांतरित। आरक्षित हो जाएगा कुछ और हस्तांतरित हो जाएगा कुछ।
तबस्सुम खान, क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, उसके बाद फिर अगला पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है कि संघीय व्यवस्था बनेगी, संघीय व्यवस्था बनेगी। सिंध एक प्रांत बनेगा, संघीय न्यायपालिका बनेगी, और अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास में होगी। फिर आकस्मिकता का प्रावधान होगा, आकस्मिकता का प्रावधान होगा। माने प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी होगा, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी होगा कि यदि सरकार को ये लगे, केंद्र में बैठी हुई सरकार को, कि प्रांतों की सरकारें या कोई भी सरकार संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर काम कर रही है और अराजकता की स्थिति है, तो सरकार फैसला ले सकती है कि प्रांत की सरकारों की सत्ता समाप्त कर दी जाए, वहां की सरकार गवर्नर के हाथ में आ जाए। ये 1935 के एक्ट में आया। उसके बाद फिर एक बात कही गई कि यदि आधे से ज्यादा रियासती राजा संघीय सरकार के गठन की सहमति देंगे, तभी यह प्रावधान लागू होगा। लागू होगा माने ये बात तो ऊपर तो कह दी गई कि भैया केंद्र में आधी सरकार हमारे पास रहेगी या कुछ विभाग हमारे पास में रहेंगे, बाकी विभाग हम भारत के लोगों को दे देंगे, उनको जो उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजन जोड़ दिया गया। प्रोविजन क्या जोड़ा गया, तो कह दिया गया कि केंद्र में हम ये संघीय व्यवस्था तब बनाएंगे जबकि कम से कम आधे से ज्यादा रियासती राजा इसकी सहमति दे दें कि वो भी संघ में आएंगे। रियासती राजा संघ में आएंगे, ये सहमति राजा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि तुम गौर करके देखो, ये जो किंग है, क्या वो राष्ट्रवादी थे? क्या वो लोकतांत्रिक थे? क्या उनका कांग्रेस के साथ में अच्छा तालमेल था? तो नहीं, इनका अच्छा तालमेल था सरकार के साथ में। रियासत के राजा कभी नहीं चाहता है कि भारत का एकीकरण हो, क्योंकि भारत का एकीकरण होगा तो उसका राजतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र होगा तो राजतंत्र खत्म हो जाएगा। अब कांग्रेस दोनों चाहते हैं, तो कांग्रेस से रियासती राजा का अच्छा तालमेल कभी नहीं होगा। तो रियासती राजा का तालमेल किसके साथ में होगा? तो रियासती राजा का तालमेल होगा ब्रिटिश हुकूमत के साथ में। ऊपर से देखो कि यदि 1935 के एक्ट के अंतर्गत के प्रावधान को समझो कि रियासत के राजा अपनी सहमति दे देंगे कि हम संघ में शामिल हो जा रहे हैं, तो रियासत के राजाओं का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रियासत के मामले में क्या स्थिति थी? केंद्र की सरकार जो गवर्नर जनरल के अधीन थी, वो डिफेंस देखती थी, वो फॉरेन अफेयर्स देखती थी, वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन देखती थी। इतने ही डिपार्टमेंट देखती थी ना, बाकी सब तो
गवर्नमेंट के जितने भी अधिकार थे वो किंग के हाथ में थे, बाकी सारी शक्तियां वहां के राजा के हाथ में थी। और राजा यदि संघीय व्यवस्था को स्वीकार कर लेता है, इसका मतलब कि राजा अपने वो सारे अधिकार सरेंडर कर देगा। क्या राजा ये अधिकार सरेंडर कभी करेगा? कभी नहीं करेगा। तो सरकार को ये पता था कि रियासत के आधे से ज्यादा राजा संघीय सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगे नहीं, और यदि ये सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे तो हमको संघ में द्वैध शासन लागू करना पड़ेगा ही नहीं। एक तरीके से सरकार को देने का मन ही नहीं था, इसलिए कह दिया हम देने के लिए तैयार हैं। एक शर्त लगा दिया, ऐसी शर्त लगा दिया जिसको कोई पूरा कर ही नहीं सकेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि 1935 का अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसकी तुलना हम एक ट्रेन से कर सकते हैं, एक रेलगाड़ी से कर सकते हैं, जिसमें इंजन का तो नामो निशान नहीं है। इंजन नहीं है का मतलब क्या हुआ? जवाहरलाल कह रहे हैं कि संविधान का इंजन है या होता है उद्देशिका, प्रियम्बल, प्रस्तावना। 1935 के एक्ट का अपना कोई प्रियम्बल नहीं था, क्योंकि 1935 का एक्ट यह कह के लाया गया था कि हमारी नीति यह है कि हम सरकार के विभिन्न अंगों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक बारगी नहीं। 1919 का अधिनियम उस दिशा में सुधार का पहला इंस्टॉलमेंट है, 1935 का अधिनियम दूसरा इंस्टॉलमेंट है। तो 1935 के अधिनियम के निर्माताओं के लिए उद्देशिका बनाने की जरूरत ही नहीं थी। उद्देशिका पुरानी है, उसी दिशा में यह एक अगला कदम मात्र है। इसीलिए कहा गया कि इस ट्रेन का कोई इंजन ही नहीं है, और जगह जगह पर ब्रेक लगा दिया गया है ताकि ट्रेन गति पकड़ ही ना सके। तो ब्रेक कहां लगा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि तुमने प्रांतीय स्तर की सरकार भारतीयों को तो दिया, लेकिन इमरजेंसी के प्रोविजन के रास्ते एक ऐसा इंतजाम कर दिया कि तुम कभी भी भारतीयों की लोकप्रिय सरकार की सत्ता समाप्त कर सकते हो। और ऊपर से कहा कि केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन लगाएंगे, लेकिन एक शर्त लगा दिया कि आधे से ज्यादा रियासती राजा मान जाए तो राजा मानेंगे नहीं। तो ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें इंजन का तो नामो निशान नहीं, जगह जगह पे ब्रेक लगा दिए गए। बाहरी सुधार। कुल मिलाकर देखो तो 1935 का अधिनियम इतना ही दूर तक का है। एक छोटा सा एंगल उसमें और है कि क्या 1935 का अधिनियम संघीय है? जो पॉलिटी के टीचर हैं वो इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। मेरे पास में आज समय अब नहीं बचा और मेरा क्लास भी खत्म हो गया, और आज का क्लास ही अंतिम क्लास था। और इसके अलावा गाइडेंस के लिए, किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ये मेरा वचन है, ये मेरी इच्छा भी है। आपका प्यार और आपका सम्मान ये मेरी पूंजी है। इसके लिए मैं आपके सामने सर झुकाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।